हेलो एस्पायरेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपना आज सेशन नंबर 5। इससे पहले हम 4 सेशन कर चुके हैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन के। तो जैसा कि आपको पता है हम GS2 की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेशन 5 है और हम ये आंसर राइटिंग टॉपर्स की कॉपी से करते हैं। तो आज सेशन हमारा 5 है। हमने जैसे ही कहा था कि अब कंटिन्यू रहेंगे, आपको शाम को रात को 10 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देता हूँ कि कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉलो करने इस आंसर राइटिंग में। सबसे पहले आपकी टाइमिंग 15 मिनट्स रहेगी। 7.5 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और 2 मिनट्स में आपको क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करना है और 5.5 मिनट में आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, A4 शीट पेपर पर अपना ये आंसर आपको लिखना है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इन सेशंस के कि आपको अप्रोच पता चलेगी, किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। दूसरा, आपकी टाइमिंग, लिखने की स्पीड, सारी चीज़ इंप्रूव होगी। वैल्यू एडिशन बहुत सारा मिलता है यहाँ पर, और डाटा, डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और जो कि हमें नेक्स्ट अपने आंसर लिखने में काम देती हैं। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, हम आंसर राइटिंग अपनी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हैं आज के 2 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, मैं यहाँ पर टाइमर चला देता हूँ। खुद से एक बार रीड कीजिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है, उसके बाद में आंसर लिखना है। 2 मिनट अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। जितना अच्छा आप ब्रेनस्टॉर्म सोच पाएंगे तो 5.5 मिनट्स में आप लिख पाएंगे अपना आंसर। ठीक है, 0 क्वेश्चन आपको आज लिखने हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इशिता किशोर मैम के 3 सेशन किए थे उनकी टॉपर्स कॉपी से, और ये जो कॉपी है ये अनिमेश प्रधान की, जिनकी रैंक 2 थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So your time start now.
टाइम अप। आई होप आपने आंसर लिखे होंगे, दोनों आंसर। इट्स वेरी गुड टू राइट आंसर, एटलीस्ट वाट एवर यू नो प्लीज़ राइट। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं ना, तो आई नो कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आपसे कंटेंट आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब डेली ट्राई करेंगे ना तब आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, आपने जैसे भी आंसर लिखा, मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर लिखा होगा, कुछ का एवरेज होगा और किसका बिलो एवरेज होगा, लेकिन आप आप डेली कंसिस्टेंट रहिए इस आंसर राइटिंग सेशन में, आप डेफिनेटली अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं और समझते हैं कि टॉपर्स ने किस तरीके से अपने आंसर को लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, इसमें बोला गया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, वो एक विक्टिम बन चुका है अपनी सक्सेस का। ठीक है, उसकी सक्सेस तो है लेकिन उसका ही वो विक्टिम बन चुका है। ठीक है, मतलब अपनी ही सफलता का वो शिकार हो चुका है। और ऐसा क्यों हुआ? विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू। जो पावर है ना, वो बहुत फ्यू के हाथ में है, इसी वजह से जो कॉलेजियम सिस्टम है वो अपनी ही सफलता का शिकार बन चुका। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको देखना होगा कि इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन। हमें सबसे पहले क्या था कि क्वेश्चन को ब्रेक करना था। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट इट्स लेजिटिमेसी। तो इसकी लेजिटिमेसी पर अब क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कॉलेजियम सिस्टम से जो इश्यूज़ रिलेटेड है ना, उससे क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, इशूज़ किस वजह से? कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर की वजह से जो भी इशूज़ कॉलेजियम सिस्टम में जो भी इशूज़ हैं, उन इशूज़ को दिखाइए। ठीक है, और इसमें कमेंट बोला है तो हमें इसके फिर वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि हाँ भाई, जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से रिजोल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के इश्यूज से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम से स्टार्ट किया। कॉलेजियम सिस्टम बोर्न आउट थर्ड जज केस, मतलब थर्ड जज केस से ये आया। ठीक है, जो क्या करता है, ये पावर को सेंट्रलाइज करता है। किस चीज़ की पावर को? अपॉइंटमेंट की और ट्रांसफ़र की। कहाँ कहाँ पर ये कंसंट्रेशन करता है पावर की, कहाँ पर सेंट्रलाइज करता है? चीफ जस्टिस और फ्यू सीनियर जजेस के हाथों में। कि भाई चीफ जस्टिस और फ्यू सीनियर जज जो है ना, उनके हाथों में ये पावर देता है कि वही जज का अपॉइंटमेंट करेंगे और वही उनका ट्रांसफ़र करेंगे विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये उन्होंने बेसिक इंट्रो से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा इश्यूज़ इन द कॉलेजियम सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला था नहीं आपको, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इश्यूज से रिलेटेड है। अब इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख कर, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख करके, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा जा सकता था कि इश्यूज़ इन द कॉलेजियम सिस्टम। अगर आपको पॉइंट्स ज़्यादा याद होते हैं ना, तो आप पॉइंट्स 1, पॉइंट्स 2, पॉइंट 3 इस तरीके से अपने आंसर को अप्रोच कर सकते थे। लेकिन आपके पास अगर पॉइंट कम है या आपको थोड़ा इनोवेटिव करना है, तो एक डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अप्रोच डायग्राम के हम यहाँ से सीख सकते हैं कि हम इस तरीके से भी अपना कंटेंट को स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या इशूज़ लिखे कि सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, क्योंकि जो भी डिबेट और डिस्कशंस होते हैं ना, वो पब्लिक में पब्लिश नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी कमी है। दूसरा, यार जज को ही जज अपॉइंट कर रहा है, जज अपॉइंटिंग जजेस, तो ये क्या है? ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है ना, उसके अगेंस्ट है। तो इन्होंने दूसरा इशू बता दिया कॉलेजियम सिस्टम का। थर्ड इशू इन्होंने बताया, ये देखिए यहाँ से हमें क्या उठाना, ये कीवर्ड उठाना और डायरेक्ट सेम कॉपी पेस्ट अपने आंसर में करना। क्या है वो? अंकल किथ सिंड्रोम। बेसिकली ये है एक नेपोटिज्म से रिलेटेड। ठीक है, आपको अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, तो गूगल कर लेना इसको। अबाउट नेपोटिज्म इन जुडिशरी एज हाईलाइटेड इन द जुडिशल अपॉइंटमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। ये बिल आया था, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड एक बिल आया था, उसमें इस वर्ड को हाईलाइट किया गया था, अंकल किथ सिंड्रोम को। और बेसिकली ये किससे रिलेटेड है कि जुडिशरी में जो भी नेपोटिज्म चलता है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये एक इशू हो गया।
तीसरा फोर्थ इशू इन्होंने क्या बताया कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस की कमी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इसमें कम है, लाइक एग्जीक्यूटिव से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जुडिशरी और सिविल सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिवनेस की कमी है, ठीक है। और इन्होंने एक और इशू बताया कि कोई भी स्पेशलाइज्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूरिस्ट नहीं है, बस सीजीआई है जो कि एक एक्स्ट्रा मतलब एक स्पेशलाइज्ड जूरिस्ट है, बाकी तो सब उसमें जो जजेस हैं ना वो इतना स्पेशल नहीं है, ठीक है, स्पेशलाइज नहीं है, ठीक है। ये हो गया, इन्होंने ये 3 से 4 इशूज यहाँ पर बता दिए। अब इन्होंने क्या रिफॉर्म्स बताए, रिफॉर्म्स नीडेड इन द कॉलेजियम सिस्टम। रिफॉर्म्स क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि उसमें लिखा था कमेंट में हमें क्या करना, चैलेंजेस भी देने, इशूज़ भी बताने उसके, और बेसिकली उसको रिफॉर्म्स भी बताने, ठीक है, उसके मीज़र भी बताना है। तो ये होता है हमारा कमेंट का मतलब। इन्होंने बोला कि देखो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, ठीक है, उसकी लाइन्स पे इन्होंने बताया कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ कॉलेजियम। तो जो एनजेक में बताया गया था ना कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, लाइक फ्रॉम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से भी यहाँ पर मेंबर होने चाहिए, ये एनजेक में बताया गया था। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भी एनजेक ने जो बोला था ना इसमें इम्प्रूव करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को, उस पर ध्यान दीजिए, उससे हम ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि जो कॉलेजियम की डिबेट्स वगैरह होती है ना उनको पब्लिश करो, उनको ऑनलाइन पब्लिश करो पब्लिक में। फिर उन्होंने एक और रिफॉर्म बताया कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने जो भी इनपुट्स दिए उनके इनपुट्स को लो। इन्होंने और बताया कि जो भी ट्रांसफ़र और प्रमोशन होता है ना उसका एक ऑब्जेक्टिव रूल होना चाहिए, सब्जेक्टिव रूल नहीं हो कि किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जज का, किसी भी तरीके से प्रमोशन दे दिया। एक ऑब्जेक्टिव तरीका होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए प्रॉपर कि हाँ भाई इस मेथड से ही ट्रांसफ़र हो सकता है, इस मेथड से ही प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि यार जो इंटरनेशनल में बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, जैसे कि जापान में क्या है कि एक सेपरेट बॉडी है जो कि जजेस को या जुडिशल से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स करती है। तो हम जापान से भी तो एग्जांपल ले सकते हैं ना, एक जापान से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक सेपरेट बॉडी बना दी जाए। और आया भी था एनजेक, लेकिन उसमें थोड़ा डिबेट चला कहीं ना कहीं, तो वो अभी एनजेक तो ख़त्म कर दिया, बेसिकली कॉलेजियम में ही अब चल रहा। अब इन्होंने कंक्लूड किस तरीके से किया, एक इन्होंने केस का यहाँ पर एग्जांपल दिया और कंक्लूड कर दिया, लाइक PRR लिमिटेड वर्सेस महानदी कोलफील्ड लिमिटेड केस था। इसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो एग्जीक्यूटिव है ना उसको पास करना चाहिए प्रपोजल को, किस चीज़ का प्रपोजल, कॉलेजियम का, और उसको भी रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पास करे बेसिकली प्रपोजल, जो भी प्रपोजल कॉलेजियम देता है उसको एग्जीक्यूटिव को पास करना चाहिए। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था। तो इन्होंने कोई अपना कोई ऑन कंक्लूजन नहीं क्रिएट करा, इन्होंने इनके याद था, इनके माइंड में था केस, और उन्होंने सीधा यहाँ पर लिख दिया, यही हमारा कंक्लूजन बन गया। इस तरीके से आप लोगों को देखना, तभी तो इनकी रैंक देखेंगे आप, इनकी 2 रैंक है। तो ये हमें करना पड़ेगा, हमें थोड़ा मेमोराइजेशन केसेस का करना पड़ेगा, नए से नए तरीके से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कंपटीशन टफ है और ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हर हाल में। दूसरा, बट जुडिशरी मस्ट बी मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन इट्स अप्रोच। जुडिशरी जो है ना ओपन भी होनी चाहिए और अपनी अप्रोच में ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए। देखिए अब इन्होंने लिखा कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का थर्ड प्लेयर है जुडिशरी, तो जुडिशरी को मस्ट थ्राइव ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी अनलाइक करंट कॉलेजियम। देखिए उसमें कॉलेजियम सिस्टम में क्या आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी तो लानी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर क्या है हमारा, जुडिशरी। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो कीवर्ड था ना इसको तो यार सेम कॉपी पेस्ट हमें करना है अपने आंसर में, इस कीवर्ड को, ठीक है, बहुत अच्छा ये कीवर्ड है। और हम यहाँ से हमने क्या सीखा कि हाँ भाई इस तरीके से डायग्राम में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कौन सा एग्जांपल, ये जापान वाला, कि जापान में एक सेपरेट बॉडी है, तो इंटरनेशनल की बेस्ट प्रैक्टिस से ले सकते हैं। एक इस केस को भी हम यहाँ से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस। ठीक है, सिविल सर्विस में रिफॉर्म की बात चलती रहती है, तो या तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चलती है या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड चलती है, लेकिन इसके अलावा भी हमें इसके आगे भी जाना पड़ेगा।
जो प्रेजेंट डे चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए। तो उससे जब आगे जाना पड़ेगा तो इस तरीके से हमें ये तो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड तो रिफॉर्म चाहिए, लेकिन और क्या हम रिफॉर्म इसमें कर सकते हैं सिविल सर्विस में, ताकि जो प्रेजेंट डे चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके। अब इसको एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने सिविल सर्विस से रिलेटेड भी लिखा जा सकता है इंट्रो, वो सिंपल इंट्रो होता, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना, दूसरे एस्पिरेंट से आपको कुछ अच्छा करना है, तो इस तरीके से इंट्रो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब एक लगे कि हाँ भाई एक एकेडमिक बंदा आंसर लिख रहा है। कंसिडर्ड एज स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिविल सर्विस फॉर्म द बैकबोन ऑफ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भी सिविल सर्विस के बारे में करा, उन्होंने यहाँ पर उसको इंट्रो एज इंट्रो यूज़ कर लिया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सिविल सर्विस जो है वो बैकबोन है स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन्होंने जस्ट क्वेश्चन से यहाँ पर इन्होंने अपनी हेडिंग बनाई, अपार्ट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग रिफॉर्म्स नीडेड इन सिविल सर्विस। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं आप, इसको जो है ना, जब भी आप हेडिंग डालें इसको एक बॉक्स में बंद कर दें, तो एक लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारा इंट्रो खत्म हो गया और यहाँ से हमारा अब मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो इसको बॉक्स में हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इन्होंने स्टार्ट किया ये, ठीक है। क्या स्टार्ट किया इन्होंने, ये स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने दिया बासवन कमेटी। बासवन कमेटी हाईलाइटेड द नीड लेटरल एंट्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क्या लेटरल एंट्री होनी चाहिए डोमेन एक्सपर्ट इन द सिविल सर्विस, ताकि जो एक्सपर्ट है ना, लेटरल एंट्री से एक एक्सपर्ट जो सिविल सर्वेंट है वो उसमें एंटर किया जा सके, जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए। तो लेटरल एंट्री पर बासवन कमेटी ने दिया। इस क्वेश्चन में आप देखना, इन्होंने सबसे पहले बासवन कमेटी से अपना पहला पॉइंट लिखा। दूसरा सेकंड एआरसी ने क्या बोला, सेकंड एआरसी ने क्या बोला कि 360 डिग्री व्यू होना चाहिए, या तो 14 और 20 ईयर्स के इंटरवल में सिविल सर्विसेज का जो भी सर्विस का टाइम रहता है उनका, तो लगभग 14 to 20 ईयर्स में उनका रिव्यू होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव कराया सके। इस आंसर में देखना कि किस तरीके से उन्होंने कमेटी दी है। थर्ड इन्होंने कमेटी दी होटा कमेटी, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ऑफिसर्स का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, ठीक है, और डोमेन के एप्टीट्यूड पर, ताकि उनका डोमेन का एप्टीट्यूड इंप्रूव किया जा सके। तो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर होना चाहिए। फोर्थ इन्होंने कमेटी थी सुरेंद्र नाथ कमेटी, ठीक है। इन्होंने इस कमेटी में क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो कैडर की पॉलिसी है ना, उससे रिलेटेड भी रिफॉर्म होनी चाहिए। तो सुरेंद्र नाथ कमेटी का इन्होंने दिया, ताकि पॉलिटिसाइजेशन है ना, इसको इम्प्रूव किया जा सके, ये कम हो सके। सिविल सर्विस जो पॉलिटिसाइजेशन चलता है उसको रिड्यूस किया जा सके। और सिविल सर्विस बोर्ड एक क्रिएशन होना चाहिए, ताकि हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम कर सकें अपॉइंटमेंट्स में और ट्रांसफ़र में। तो इन्होंने कितनी कमेटी इस आंसर में यूज़ की, ठीक है। इस आंसर को मैंने इनके आंसर को पढ़ा तो लगा यार कि इन्होंने कितने कमेटी इसमें यूज़ की हैं, ठीक है। फिफ्थ इज़ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इन्होंने ये भी कमेटी, इसका इन्होंने बताया कि जो NRIs है ना, उनको उनका इंक्लूजन होना चाहिए, ताकि सर्विस को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन और इंक्लूसिव बनाया जा सके। जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनका भी सिविल सर्विस में क्या होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। फिर उन्होंने एक और कमेटी इन्होंने क्या दिया, आर्टिकल 311 में रिफॉर्म्स होना चाहिए फॉर इम्यूनिटी मस्ट बी स्ट्रीमलाइन टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली सिस्टम्स की अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाना चाहिए इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है। जो भी इम्यूनिटी दी जाती है सिविल सर्वेंट्स को, उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सके। फिर उन्होंने दिया कि नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल कमीशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के लिए, उन्होंने बोला था, जो इन्होंने यहाँ पर नेशनल कमीशन ने बताया, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा। अब ये लाइन जो है ना, इस पर मैंने स्टार मार्क किया है, इस लाइन को सेम आपको मेमोराइज़ करना और आंसर में लिखना है, ठीक है। क्या, सम जर्नलिस्ट मस्ट बी स्पेशलाइज्ड एंड सम स्पेशलिस्ट मस्ट बी जनरलाइज्ड। कितनी अच्छी हेडिंग।
कितना अच्छा ये पॉइंट है, इसको हम सीधा यहाँ से मेमोराइज़ करेंगे और अपने नेक्स्ट आंसर में इसको यूज़ करेंगे। सो इन्होंने फाइनली कंक्लूड क्या कर दिया, मोदी जी कॉल्स देम टू बी कर्मयोगी, जैसे कि मिशन कर्मयोगी आया था, मिशन कर्मयोगी चला था, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि सिविल सर्विस मस्ट नॉट बी रूल बेस्ड बट रोल बेस्ड, कि रूल बेस्ड नहीं होनी चाहिए सिविल सर्विसेज, बल्कि रोल बेस्ड होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने जनरल पॉइंट ना लिख करके कि हाँ भाई क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कोई ये बोलता है कि एक्सपर्ट लाने चाहिए या सिंपल हेडिंग देता है, उस चीज़ से इन्होंने हट के कमेटी दी, जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, जो उन्होंने सजेशन दी, उसको उन्होंने अपने आंसर में लिखा। यही तो डिफरेंस क्रिएट करता है। जितनी ज़्यादा आपको कमेटी याद होगी ना, उतने ही आपके आंसर अच्छे बनेंगे पॉलिटी में। देखिए इन्होंने 1 2 3 4 5 और 6 7 जितने भी इन्होंने पॉइंट्स लिखे, सब में कमेटी या फिर जिसने भी जो रिकमेंडेशन दी है उसको इन्होंने लिखा। तो इनका रिवीजन लेवल आप देखिए, तो यहाँ से हमें देखना है कि बहुत ज़्यादा हमें रिवीजन करने की भी ज़रूरत है। ऑलरेडी सितंबर का महीना जा चुका है, अक्टूबर आने वाला है, तो हमें अपने मेमोराइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को अपने नोट्स को लिमिटेड करना पड़ेगा और उनका बार बार हमको रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि इस लेवल पर आंसर हम लिख सकें, तभी हम एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं इस सिविल सर्विस में। ठीक है, तो ये सेशन था, सेशन नंबर 5। और अब आगे से हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर मैं आंसर राइटिंग के टॉपिक जो भी क्वेश्चन दूंगा उनके टॉपिक में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।